नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। बांग्लादेश में फिर हिंदू सड़कों पर हैं और इस बार ढाका तक की सड़कों पर उतर गए हैं। चिटगांव में भी लगातार प्रदर्शन वहां हो रहे हैं, लेकिन लगातार वहां हिंदुओं पर बर्बरता, क्रूरता और अत्याचार भी हो रहे हैं। और 5 अगस्त की घटना के बाद 3 दिन तक 5, 6, 7 बल्कि 8 अगस्त तक भी वहाँ क्रूरता का नंगा नाच देखने को मिला था। उसके बाद भी घटनाएं तो कम नहीं हुई, लेकिन उनकी तीव्रता में थोड़ी कमी ज़रूर आई थी। अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये इसलिए भी उठे हैं क्योंकि इस्कॉन मंदिर के जो सर्वे सर्वा हैं, चिन्मय प्रभु, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। देशद्रोह का मुकदमा उन पर थोप दिया गया है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे दूरस्थ इलाके की यात्रा के लिए, तो उनको हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनके ऊपर भी वहां बल प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद और उससे पहले भी खास तौर से बांग्लादेश का जिक्र किया था, हिंदुओं का जिक्र किया था और ये कहा था कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और क्रूरता ना हो, उन पर अत्याचार ना हो। और केवल बांग्लादेश नहीं, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिंदुओं पर किसी तरह की अत्याचार वगैरह ना हो। अभी 20 जनवरी को वो ओवल ऑफिस को टेक ओवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और केवल बांग्लादेश में नहीं, अलग-अलग कुछ-कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनसे पता चलता है कि डीप स्टेट के इशारे पर जो उनकी कठपुतलियां हैं, वो इन 1.5-2 महीने का जो अभी समय बचा हुआ है, इसमें क्या-क्या रायता फैला देना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके चिर परिचित आदि अचिंत। उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, जो कुछ हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम एक्चुअल में हुआ कैसे है? क्यों ये सब हरकतें की जा रही हैं? क्या भारत को लगातार उकसाने की कोशिश हो रही है? इस बीच एक और खबर मिल रही थी कि उसको फिर से इस्लामिक स्टेट बनाने की बात हो रही है, उस पर हम बाद में आएँगे। लेकिन ये इस्कॉन वाला जो मामला है, थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालिएगा। सर पहले तो देखिए, ये जो इस्कॉन का मामला है ये भारत के साथ कनेक्टेड है। और कनेक्टेड ऐसे है कि ये बेसिकली ये लोग बोलते हैं कि साहब इस्कॉन वाले रॉ के एजेंट हैं। ठीक है? तो इनकी तरफ से ऐसा एक नैरेटिव चलाया जाता है। और तभी आप देखेंगे जो वहाँ पर जो लोग हैं जो काफ़ी वो गुस्सा हैं इससे। और जितने भी यहाँ पर ये इस्लामिक इन लोगों ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, वो भारत के अगेंस्ट हो रखा है, ये तो है ही है। अब वो भारत के अगेंस्ट इसलिए हो रखा है, इनको लगता है कि भई शेख हसीना को हमने पाला-परोसा था, हमने उसको रखा हुआ था, हमने सब कुछ करा हुआ था। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम तो जो भी हम जब बीएनपी वाले भी पावर में थे, तो हम उनके साथ भी डील करते थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे यूनुस भी पावर में है, उनके साथ भी डीलिंग चल रही है, जो भी चल रही है, जो भी थोड़ा बहुत वो चीज़ें माँगते हैं, तो उनके साथ चीज़ें चल ही रही हैं। तो देखिए, ये जो एक एक इनके दिमाग में है कि भई भारत इनके अगेंस्ट है और ये है, वो है। अगर भारत एक्चुअली में अगेंस्ट होता ना, तो फिर ये उल्टे काम ये कर नहीं पाते। क्योंकि भारत, अगर आप देखें, पाकिस्तान के अगेंस्ट में है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बड़ा सोच के बोलती है भारत के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता है जूते पड़ेंगे बहुत ज़ोर से। तो यहाँ पर देखिए, ये एक कि बोलते हैं ना, किसी को ढूँढना है इनको, अपनी दुर्दशा जो है बांग्लादेश के अंदर उसको किसी के सिर पे डालना है। और क्या हो रहा है कि इनके जो भी, अगर आप देखें, क्रिश्चियन जो है वहाँ पर वो बोल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। क्रिश्चियन लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन हिंदू वहाँ पर बोलता है। हिंदू ऐसे बोलता है कि हिंदू यहाँ पे भी बोलता है, हिंदू भारत में भी बोलता है, हिंदू फिर बांग्लादेश के अंदर भी बोलता है, और हिंदू दुनिया भर में भी बोलना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा दिखता है कि यार ये हैं जो हमारी जो सत्ता है, जो हमने बड़ी मुश्किल से पाई है, अगर ये बोलेंगे, ऐसे करेंगे, तो उससे हमारी सत्ता पलट सकती है। तो इनको ये डर है एक। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे हिंदुओं के ऊपर टारगेट काफ़ी चल रहा है।
और इस्कॉन का ऐसा है सर, आपको पता ही है इस्कॉन का एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। आए ना आए, वो इस्कॉन का एक ग्लोबल नेटवर्क है और वो ग्लोबल नेटवर्क से काम करते हैं, वो लोग काफ़ी कुछ काम करते हैं। और आप दुनिया भर में चले जाइए, इस्कॉन वाले लोगों का गेस्ट हाउसेज़ होते हैं, पूरा सेटअप होता है, सब बढ़िया लोगों ने अपना गेम कर रखा होता है। तो ये ग्लोबल नेटवर्क से ये थोड़े डरे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ है कि साहब ये ग्लोबल नेटवर्क के चलते भारत इस्कॉन को यूज़ करके काफ़ी हद तक बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब जिसका नाम ही नहीं है, वो किसको क्या बदनाम करोगे, वो तो आप सबके सामने है। तो ये जो देखिए सर, ये अभी तोड़ने की बात है कि आप उसके लीडर को उठा लो, तो ये इस्कॉन वाले चुप हो जाएँगे। इनको ये नहीं पता कि भई अगर आप लीडर को उठाओगे तो हिंदू और उभरेगा और भड़केगा। और आप सबको ये भी पता है, आपकी ऑडियंस को भी ये पता होगा कि भारत के अंदर जो पिछले 2-4 इलेक्शन हुए हैं, उ उसमें बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएँ घटी हैं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल। जो राइज़ ऑफ सनातन भारत के अंदर अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट है आपका बांग्लादेश में जो करतूतें इन लोगों ने करी हैं, उसके ऊपर उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ हुआ है। और ये चीज़ इन 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 लोगों को समझ में नहीं आती, तो मैं तो बड़ा मतलब बुरा तो बहुत लगता है सर कि इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक तरह है कि जो भी वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, वो बोलते हैं ना, किसी कुछ अच्छे के लिए हो रहे हैं। तो चलिए वो एक दिल के अंदर एक थोड़ी-सी शांति है। हैविंग सेड दैट सर, देखिए ये भी कोर्ट केस लेके आए हैं, उसको उसको बोलेंगे राष्ट्रद्रोह का। राष्ट्रद्रोह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में, और ये पहले भी अगर आप देखेंगे जितने भी प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए थे, उसके अंदर इन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा था कि इस्कॉन इज़ इक्वल टू रॉ। तो इनके दिमाग में वही है कि रॉ के एजेंट जितने हैं वो इस्कॉन से घुसे हुए हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, वो इस्कॉन वाले ही कर रहे हैं। अब एक खराब देश जिसके अंदर है कुछ है नहीं, कुछ आगे नहीं है, कुछ पीछे नहीं है, वो अपने आप को, जैसे पाकिस्तान है ना सर, वो मेंटालिटी तो सेम ही है ना सर। अगर आप देखें पाकिस्तानी, अब गलत चीज़ बोलूँगा, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर पहले ही बोलने से, बट जो 10 लाख लेडीज़ का के साथ अत्याचार हुए थे, तो पाकिस्तानी अपना डीएनए तो छोड़ के गए थे ना सर वहाँ पर, और वही डीएनए जी, आज सड़क के ऊपर है। तो ये जो इस्लामिक, ये जो जमात का डीएनए है, और ये जो एकदम इस्लामिक हार्डकोर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इनके इनके कंट्री के अंदर है, ये तो सर आपको दिखता ही है। अब इसके बारे में तो आई मीन ज़्यादा क्या बोलें। ये तो भारत के अंदर भी है। अभी आप देख रहे हैं कुछ घटनाएँ ऐसी घट रही हैं, जैसे-जैसे वक़्फ़ का गेम सामने आ रहा है, ये थोड़ा अग्रेसिवनेस इनका शुरू हो गया है कि भई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम स्ट्रीट पावर दिखाएँगे, हम ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये सब तो है ही सर, अब उसका तो क्या है। अब मैं आपको 1 महीने की पहले बात बताता हूँ। जी। बांग्लादेशी पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, जहाँ पर इन लोगों ने इस्कॉन को बोला था कि ये पता है इतने टेररिस्ट हैं कि ये जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यस, इन्होंने ठीक कहा है? था। इन्होंने ये कहा था, तो आपको ये इनकी मेंटालिटी आपको देखना चाहिए सर। उसके बाद इनका हाई कोर्ट है सर, वो बोलता है कि साहब हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स के लिए, किसी के रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए, अब वो किसका है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। तो उसके लिए डेथ पेनल्टी की बात करी इन लोगों ने। तो पूरी तरह से ये जो शरिया वाला इनका जो चक्कर है, उसकी तरफ जाने की पूरी तरह से कोशिश है। एक इनके मौलाना साहब हैं जिनका नाम है अम, मनुनुल हक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, मनुनुल हक, हफीज़त इस्लाम के लीडर हैं। उन्होंने बोला कि भाई हिंदुओं को अगर यहाँ रहना है तो जज़िया टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलेंगे नहीं, नहीं आप एक काम करो, जज़िया टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हम जज़िया नहीं बोलेंगे, हम उसको सर्विस चार्ज बोलेंगे। तो ये तो सर इनकी मेंटालिटी है, अब इसके आगे क्या बोल सकते हो आप? आई मीन इनका जो एक जो सेक्रेटरी है, सॉरी सीनियर एडवाइज़र है, जिसका नाम है महफूज़ आलम, जिसको यूनुस साहब लेके गए थे अपने साथ अमेरिका, अमेरिका, और अमेरिका। वहाँ पर बिल क्लिंटन के सामने खड़े हुए थे। मैं तो सर परिचय आपके करा शो रहे थे, जी, मैं परिचय करा आपके रहे शो थे। में डंके की चोट पे बोल रहा हूँ सर, ये आदमी आईसिस का है। इसने सीरिया में भी लड़ाई झगड़ा करा है, मेरे पास उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बंगाली नहीं है, ये एक रोहिंग्या है। तो ये तो हालत है सर यहाँ पर, और रोहिंग्या का जितना भी पूरा जो गेम खेला गया था सर, ये तो सीआईए का काम था, क्योंकि सीआईए यूज़ करती है ऐसे-ऐसे एलिमेंट्स को देशों को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। अब ये जो भारत के अंदर भी घुसे हैं इतने सारे सर रोहिंग्या, तो देखिए अब बहुत लोग बोलते हैं 5 करोड़ रोहिंग्या, 6 करोड़, मैं मानता नहीं ये सब चीज़ें, क्योंकि रोहिंग्या की टोटल पॉपुलेशन करीब 12 से 13 या 15 लाख लोग की है। तो भारत के अंदर करीब-करीब 2 से ढाई लाख रोहिंग्या होंगे, और बाकी तो इलीगल बांग्लादेशी तो 1 डेढ़ 2 करोड़ तो ही हैं। वो तो हमको पता ही है। बट
ये रोहिंग्यास का जो भारत के अंदर घुसाया गया है, ये एक रीजन के लिए घुसाया गया है कि भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की जाए सर। अगर आप देखें किस तरह से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं भारत के अंदर, किस तरह से हथियार पकड़े जा रहे हैं भारत के अंदर, ये वही काम यहाँ पर देखिए। और ये बांग्लादेश ही नहीं है सर, ये सेम काम यहाँ पे भी करने की कोशिश है। एक एम्बेसडर साहब होते थे, केसी सिंह साहब, आप जी उनकी हाँ। ट्वीट पढ़िए सर। वो तो बोलते हैं कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज ने चुनाव को बॉयकॉट किया था, भारत में भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो ये देखिए सर, एक दो नहीं है, ये जितने भी डीप स्टेट के टट्टू हैं, मैं सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट इनका काम ही यही है कि किसी तरह से डिस्टेबलाइजेशन करें, किसी तरह से जो भी एक स्ट्रक्चर चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करें, और अपनी एक वो जो लेफ्टिस्ट गंदी वाली रजीम को लेके आए, जहां पर ये पूरी तरह से देश को, लोगों को मतलब खुले में कंट्रोल करें और अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से चीजें चलाएं उसके बाद सर। केसी सिंह का आपने जिक्र किया है, ये सिमी ग्रेवाल के एक ट्वीट पर शायद उनकी प्रतिक्रिया है। ये सिमी ग्रेवाल कब से जो है ये एंटी। सर ये शुरू से ऐसे थे सर, अच्छा ये लोग अच्छा। शुरू से ऐसे हैं सर। ये दून स्कूल के पढ़े हुए, बड़े-बड़े स्कूल्स के पढ़े हुए। अब दून स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, मेरे काफ़ी दोस्त भी आते हैं वहाँ से। तो मैं स्कूल को नहीं बोलूँगा, लेकिन वो जो वहाँ पर एक लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट, ये जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसी हुई हैं, ये उसी तरह के फिर लोग निकालते हैं सर। हमारे जैसे लोग तो गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैं तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ सर। मैंने तो कभी ये बड़े स्कूल का ना शक्ल देखी, ना अकल देखी, ना कुछ देखा। हमने तो बचपन था तब, थोड़ा वो लगता था कि यार ये बड़े-बड़े स्कूल में लोग कैसे पढ़ते हैं, हमको भी जाना चाहिए कभी एंड दिस एंड दैट। बट आज जाके अकल आ रही है कि यार केंद्रीय विद्यालय की जो हमारी एजुकेशन थी, वो मतलब हज़ारों गुना बेहतर थी। क्योंकि हमको इंसान बना के बाहर निकाला, हमको सोचता हुआ इंसान बना के बाहर निकाला, हमको अपने आप अपने पैरों पे खड़ा करा। तो 12वीं क्लास करने के बाद ना मेरे पास कोई एजुकेशन है सर, ना मैंने कोई 12वीं के बाद डिग्री करी है, ना कुछ। मैं तो 12वीं क्लास का पास हूँ, उसके आगे मैंने एक ढेला नहीं करा। तो ये हमारे जैसे लोग ज़्यादा बेहतर हैं, इतने बड़े-बड़े स्कूल से पढ़े हुए लोग, क्योंकि इनको असलियत दिखती नहीं है सर। अगर ये बेसिकली इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये आपका सोशल स्ट्रक्चर तोड़ने की बात कर रहे हैं सर। आपका जितना भी बैलेंस है, आपका जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके 50 करोड़ उसके लिए कमेंट्स होंगे, लेकिन जो भी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट है। आज वो ही कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के अंदर आपने देख लिया पार्लियामेंट में क्या हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये देखिए सर, यही एक वो है कि भई हम सबसे बड़े बड़े लोग हैं, हम सबसे बेहतर लोग हैं। यूनुस साहब भी देख लीजिए वैसे ही हैं। इनकी मैं अपनी तो बेटी। साहब मैं तो साहब आश्चर्यचकित था, जब राष्ट्रगान हो रहा था, तो सब उसका उच्चारण कर रहे थे, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राज्यसभा के सभापति, हमारे लोकसभा के स्पीकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उच्चारण ही नहीं कर रहे थे। अब देख और लीजिए सर ये। जब समारोह का समापन हुआ, सबने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और राहुल गांधी बिना अभिवादन किए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। और ऐसे ही है सर। ये संविधान की बात करते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही है सर, अब क्या बोलें अब इनको। ये लोग कहाँ सुधरेंगे, कहाँ ये कुछ करेंगे, कैसे दुनिया को आगे लेके जाएँगे, तभी तो कोई वोट नहीं करता इनको। और ये देखिए सर, यूनिस की बात करें, अगर यूनिस की अपनी बेटी अपने आप को बड़ा वो अभी इस्लामिस्ट रजीम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बेटी उसकी वहाँ पर यूएसए में पकड़ी गई उस दिन दारू-वारू पीती हुई, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, तो वो मतलब अब देख लीजिए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था। तो ये तो उसकी अपनी बेटी बेटी है सर, तो ये देख लीजिए अभी क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि ये लोग ना सर, ये हिपोक्रिट्स हैं और कुछ नहीं है। इनके अंदर जो सच्चाई बोलने की जो एक 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 बोलते हैं ना, जो एक सच्चाई बोलने की एक जो तहज़ीब होती है, एक तरकीब होती है, एक आप थोड़ा-सा तमीज़ से रहते हो, सच्चाई बोलने का कभी इनके पास कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा सर, ये पूरे जैसे गुट होते हैं, मैं इनको बोलता हूँ साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट। जी सर, तो साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस जो है, वो इसी तरह काम करता है सर। साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट के अंदर पूरी तरह से आपको यही दिखेंगे कि ये जितने भी हैं, ये अपने आप को बोलते हैं भैया हम ही सबसे बेहतर हैं, और बाकी सबके पास, किसी के पास अकल नहीं है। और यही डीप स्टेट का गेम है सर, कि आपके अंदर ऐसे-ऐसे लोगों को बिठा के रखें, ताकि उनके अंदर बिल्कुल दिमाग ना हो, और ताकि इनको कंट्रोल करना ईज़ी रहे। गेम वही है सर। आप मुझे ये बताइए कि 20 जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी क्या बांग्लादेश में, या ये
जो कट्टरवादी हैं ये ऐसे ही हावी रहेंगे? और जो अभी ये नई खबर आई थी इसके बारे में भी थोड़ा-सा रोशनी डालिए, जो ये कहा गया कि इसको फिर से इस्लामिक स्टेट घोषित करेंगे। सर इस्लामिक स्टेट तो ऐसा है सर, अब इसमें इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, इसमें इस्लामिक स्टेट के अब देख है ही तो इस्लामिक स्टेट, और क्या चाहिए इनको? कितना इस्लामिक स्टेट और बनाएंगे सर ये लोग? ठीक है, अब आप वहां पर बोल रहे हो कि बड़ा क्लियरली कि साहब माफी चाहूंगा, जजिया टैक्स आपको लगाना है, तो इससे ज्यादा क्या इस्लामिक स्टेट बनाओगे आप? तो ये तो सर बड़ा इनके इनके हिसाब में तो सर ऐसा है, ये लोग तो कभी भी अकल की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। और ये आपके सामने है। इस्लामिक स्टेट क्यों बनाना है आपको? चलिए बना लेते हैं, उसके बाद लगाइए ना शरिया, जो काटेगा उसके हाथ काटिए फिर वहां पर। वो नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की तरह है सर, जहां पर इस्लामिक स्टेट इनको सूट करता है ये यूज करते हैं, और जहां पर इनको सूट नहीं करता वहां पर यूज नहीं करते। और यही इनकी हिपोक्रेसी है सर। देखिए ये बांग्लादेश में इनकी जो ढाका मंदिर है वहां पर इतना बड़ा, जो इनका सिटी का नाम ढाका है, वो एक ढाका देवी जो वहां पर मंदिर है उसके ऊपर है। ढाकेश्वरी, यस। ढाकेश्वरी देवी वो शक्तिपीठ भी है। शक्ति महाशक्ति पीठ है सर। तो यस। यहाँ पर ये इनका पूरा देश, बंगाली जो भाषा है वो संस्कृत की बनी हुई है। तो संस्कृत तो यार सनातन की लैंग्वेज है ना, हिंदू राष्ट्र की लैंग्वेज है। तो छोड़िए ना फिर लैंग्वेज को, उठाइए अरबिक से, मैं बात करिए अपनी अरबिक के अंदर वहां पर, या उर्दू पकड़िए। उर्दू भी वैसे बाय द वे भारत के अंदर ही बनी हुई है। ये तो चुरा के पाकिस्तान लेके गए हुए हैं लोग यहाँ से, बट जो उर्दू पैदा हुई थी वो कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी ना, तो भारत की लैंग्वेज है वो। तो ये तो सर ये हिपोक्रेसी है इन लोगों की, इनका कोई वजूद नहीं है। आप 20 तारीख की बात कर रहे हैं, देखिए सर 20 तारीख के बाद क्या होगा, जो इनका स्ट्रक्चर एक इनको सपोर्ट करता था उसके ऊपर थोड़े अटैक्स आने शुरू होंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्योंकि देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है कि इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है सर, जो अलेजिडली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ काम करती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती वैसा कुछ। इनका नाम ही रिपब्लिकन है, ये वही पूरे जो डीप स्टेट के लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। ये इसने पूरा ये तख्ता बदला था इनका। और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट एक और जो उनका मदर बॉडी है, जिसका नाम है नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी सर, जिसका बजट करीब करीब $50 बिलियन से ज्यादा है। जी। तो 70 के दशक में सर क्या हुआ था, एक चर्च कमेटी की हियरिंग्स हुई थी 75 में यूएसए के अंदर, जहां पर बड़ी जरा सीआईए के बारे में बड़ी गंदी बातें बोली गई थी कि यार आप लोग ना तख्ता पलट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, जरा ये सब काम बंद करो। अब 75 में बंद तो करा दिया इन लोगों ने, जिमी कार्टर के टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ सर, 69 के अंदर अगर आप देखें, ईरान के अंदर रेवोल्यूशन हो गया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। सोवियत लोग घुस गए वहां पर अफगानिस्तान में, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इनको बड़ा झटका लगा यार, ये हम तो पूरा अपना कैपेबिलिटी छोड़ रहे हैं। तो रोनाल्ड रेगन के साथ में सर सीआईए डायरेक्टर उस टाइम पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, लियोन पनेट, पता नहीं क्या था उनका नाम, अ, अभी नाम भूल रहा हूँ मैं, बट रोनाल्ड रेगन के टाइम पे 83 में 83 85 में ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। जी। तो डेमोक्रेसी के नाम से कुछ भी करते हैं सर ये लोग। नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इनकी मेन बॉडी है। और अगर आप जहां पे भी देखेंगे यूएसएआईडी उनका फ्रंट फेस है, और ये उसको यूज करके तख्ते पलट करते हैं, क्योंकि ये लोग इतने एरोगेंट है सर। इनके दिमाग से तो आप देखें, जो ये लोग बोले वो पत्थर की लकीर है, बाकी जो मर्जी बोले वो बिल्कुल भी खराब है। तो डेमोक्रेसी के नाम पे ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर करी। और मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां पर ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट खुद बता रही है कि इन्होंने एलजीबीटीक्यू एक की फौज खड़ी करी बांग्लादेश के अंदर, और एलजीबीटीक्यू शरिया कंट्री के अंदर इन्होंने फौज खड़ी करी। आप देख लीजिए जहां पर इस्लामिक की बात करते हैं। और इनके अपनी जो जो सो कॉल्ड इनका लीडर है यूनुस साहब, उसकी अपनी बेटी लेस्बियन है, जो अप्रैल में पकड़ी गई थी दारू पीती हुई। अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो वो दारू पीती हुई पुलिस से पकड़ी गई। उसकी तो फोटो वायरल हो रखी है इस टाइम पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये हिपोक्रेसी है सर, और कुछ नहीं है। ये एक यूटिलाइजेशन है। अब इनको दिखता है कि यार जमात को यूज करके थोड़ा सा पावर को हम पक्का कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये पॉलिटिक्स को यूज करके करेंगे तो इतनी पावर पक्का नहीं होगी। क्योंकि जमात का एक ग्राउंड पे इन्फ्लुएंस है, ग्राउंड पे इनके वर्कर्स हैं, तो उसको यूज करके ये लोग थोड़ी पावर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। ढेले का कुछ नहीं है। और इनको ये पता है सर, पिछली बारी भी इन लोगों ने जमात जमात को यूज करके उल्टे काम करे थे, और उसके बाद मुंह की खाई थी अमेरिकन ने। हमको तो पता है सर कैसे डील करना होता है इनसे, हमको बड़ा क्लियरली पता है, क्योंकि हमारे साथ में पहले एक पाकिस्तान है, और हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो
यही काम करना चाहते हैं। तो हमको पता है कैसे डील करना है इनके साथ, लेकिन अमेरिकन्स को नहीं पता सर, इनको बहुत झटके लगने वाले हैं आगे जाके। 20 तारीख के बाद धीरे-धीरे करके इनकी फंडिंग कट होगी और उसके बाद आपके पास भी एक फ्रीडम आएगी जो आपको एक्शन लेने हैं। आज आप सिर्फ स्टेटमेंट दे पा रहे हो। जैसे आज एमईए ने बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दिया है कि यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ज़रा थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी तरफ से लॉबिंग चल रही है बाहरी दुनिया के अंदर। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो ट्वीट आया सर, ये बिना लॉबिंग के तो नहीं आता। डोनाल्ड ट्रम्प को पता नहीं बांग्लादेश पता भी है कि नहीं कहाँ पर है वो, बट उसने ट्वीट तो कर दिया। तो ये दिखता है सर, कुछ आप भी बैक एंड पे कर रहे हो। बाकी सही जो है। कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वो तो चल ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप वो कर ही रहे हैं। एंड इतने इतने हिंदूज़ सड़क पे आना, इतने सनातनी भाई-बहन वहाँ पर सड़क पे आना, ये ऑर्गेनिकली तो नहीं होता सर। किसी को ऑर्गेनाइज़ेशन करनी पड़ती है, किसी को बैक एंड पे कुछ काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये अपने आप तो कोई ऐसे सड़क पे आता नहीं। अभी जो संभल में जो घटना हुई है, अगर आप मुझे बोलें कि लोगों के अपने दिमाग में इतना आक्रोश था कि उन्होंने अपने घर की दीवारों के पत्थर तोड़ के पुलिस के ऊपर मारे, ये तो आपको भी पता है सच नहीं है और मुझे भी पता है सच नहीं है। तो एक बिल्कुल। ऑर्गेनाइज़ेशन होती है और इसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है और वही ये काम करता है सर। ये जो वहाँ के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया है या ये खुलासा हुआ है कि शेख हसीना का इस्तीफ़ा उनके पास है ही नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाए साहब? सर एक्चुअली चक्कर क्या हुआ मैं आपको बताऊँ। ये जब इनिशियली ये जब पंगे हुए थे ना, मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो करता था। अभी हफ्ते में एक बारी मैं बांग्लादेश कवर करता हूँ। तो मैंने काफ़ी नैरेटिव बनाया और मेरे को काफ़ी बांग्लादेशी देखते हैं वहाँ पे। मैंने काफ़ी नैरेटिव बनाया कि इसका तो रेज़िग्नेशन है तो दिखाओ। तो उन्होंने एक फेक लेटर आगे डाल दिया आगे कि यार ये रेज़िग्नेशन है। अब पंगा क्या हुआ सर, वो जो अवामी लीग या जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट का लोगो था वो गलत था। तो हम लोगों ने पॉइंट आउट करा ये लोगो गलत है। तो ये फँस गए अपने जाल के अंदर। तो उसके बाद ये चीज़ें चल रही थी आगे एंड सडनली राष्ट्रपति की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि साहब नहीं, मेरे पास तो कोई रेज़िग्नेशन ही नहीं है। अब चक्कर क्या है सर, इनके कॉन्स्टिट्यूशन 126 आर्टिकल के हिसाब से 126 ए में ऐसा लिखा है कि जब तक कोई अगर प्रधानमंत्री है, अगर उसने रिज़ाइन करा है और जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं आता तो पुराना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा। तो लीगली स्पीकिंग इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज भी शेख हसीना इनकी प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है? तो ये एक चक्कर है। तो देखिए राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आया था वो मेरे ख्याल से, अब शेख हसीना का भी नेटवर्क तो है ही सर, इतने साल उसने राज करा है। अभी भी देखिए उसकी कन्वर्सेशंस बड़े स्टाइलिश तरह से लीक हो जाती हैं, कहाँ से कौन करता है वो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। वो अलग किसी दिन और बात करेंगे उसके ऊपर, बट ये भी चल रहा है। तो वो भी गेम खेल रही है, हम भी गेम खेल रहे हैं और इनको पता है सर ये गलत जगह पंगे ले लिए इन लोगों ने, थोड़ा-थोड़ा इनको अकल आ रही है। बट ये कर कुछ नहीं सकते सर, दे कांट कम आउट। अब वो खुले में तो आके बोलेगा नहीं ना, सॉरी सर गलती हो गई मुझसे, ये मैंने गलत कर दिया। अब वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा जो उसकी इतनी जितनी प्रॉपर्टी अमेरिका के अंदर है वो सारी जब्त हो जाएगी, उसकी बेटी को जेल में फेंका जाएगा, सब कुछ होगा उसके साथ। तो वो बिका हुआ इंसान है सर, ये यूनुस। अभी कितना करेगा वो आगे? तो ये देखिए ये जो दोनों तरफ से खींचातानी, खींचातानी, खींचातानी चल रही है, ये चलेगी सर। ये चलेगी क्योंकि यूनुस को लगता है कि मैं 5-6 साल तक अपनी गद्दी में बैठूँ और इसी तरह राज करूँ। बेसिकली उसने सारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आर्मी को दे रखा है और उसका काम है, कहता है मेरा काम सिर्फ रिफॉर्म करने का है, बाकी मेरा कोई काम-धाम नहीं है। तो उसने अपने आप को पब्लिक लाइफ से, डेली की जो चीज़ें हैं उससे हटा लिया अपने आप को। कहता है वो तो बाकी मेरे एडवाइज़र हैं वो देखेंगे, मैं सिर्फ रिफॉर्म करने के लिए बैठा हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करने के लिए बैठा हूँ और वो भी वो ढंग से नहीं कर सकता सर। मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी, जी। बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है, पिछले हफ्ते में। वहाँ पर इसने कुछ कुछ जो भी इसका बोलना था बोला ठीक है। अब इनका जो ट्विटर हैंडलर है सर, उसने वो फ़ोटोग्राफ उठा के कहता है कि भई जी20 में इन्होंने ये लेक्चर दिया। अब मेरे जैसे लोगों को पता है ये तो 15 तारीख को बोल रहा है कि भई जी20 तो 18-19 को हो रहा है, तू कर क्या रहा है भाई? तो मैंने वहाँ काउंटर करा कि साहब जी20 तो शुरू नहीं हुआ और भाई साहब जी20 इज़ द दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज़, तुम तो नीचे से 20 हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम कहाँ से बकवास कर रहे हो ये सब चीज़ें? अब वो कुछ बोल नहीं पाए सर। 3 दिन के बाद एक ट्विटर पे दोबारा इन लोगों ने लिखा कि नहीं जी माफ़ी चाहेंगे, वो गलत हमने चीज़ लिखी। तो ये तो हाँ। हालत है सर इन लोगों की, एक ट्वीट तो ढंग से भेज नहीं सकते, बाकी तो छोड़ दीजिए सर। अब देखिए ये शेख हसीना के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको पता है शेख हसीना का जो काडर है, वो ही हिला सकता है इनको। उससे डरते हैं ये। और जिस तरह से वो भारत में बैठी है, इनको ये भी डर है कि यार वो वहाँ यहाँ यहाँ बैठ के भारत के साथ कुछ कर उसने गेम खेल दिया, तो ये 5 दिन नहीं टिक पाएँगे वहाँ पर।
तो ये इनका डर है, तो उसके पीछे पड़े रहते हैं सारा टाइम। कभी बोलते हैं हमको एक्स्ट्राडाइट कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, हम उसको ह्यूमन राइट चार्जेस लगाएँगे। कोई 294 केस लगाए हैं सर इसके ऊपर, पता है आपको? जी, जी, 294 जी। केस। बताइए सर। तो ये हालत है सर इनकी। अच्छा ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार सँभालने के बाद अगर वहाँ से इशारा हो गया और जैसा आप भी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क तो काम कर रहा है इस समय, बांग्लादेश के भीतर भी, बांग्लादेश के बाहर भी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आ गया। हुँ। तो ऐसे में अगर वहाँ से कोई इशारा होता है, तो आर्मी चीफ तो बताते हैं कि शेख हसीना का रिश्तेदार ही है कोई। तो ये क्या वहाँ पर बड़े बदलाव की भी संभावना है? और ये निकट भविष्य में भी हो सकता है? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? देखिए आर्मी चीफ का क्या है, मैं आपको बताऊँ, आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर सा गेम है। आर्मी चीफ को पता है कि साहब ये जितना चलेगा नहीं चलेगा। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। आर्मी चीफ साहब के पास एक अभी थोड़े टाइम पहले वो हमारे जो सीडीएस साहब हैं, उनका उनके साथ एक मीटिंग करी उन्होंने। अब मीटिंग तो करी, मीटिंग करते साथ अगले दिन उनका आ गया स्टेटमेंट कि साहब नहीं, 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 हमको तो भैया ऐसा कोई देश चाहिए, जो एकदम मतलब सबके साथ अच्छे से रहे और ये सब रहे। तो ये भी बोलना शुरू हो गए वो लोग। तो देखिए सर, ये आर्मी को तो पता होता है, देखिए यार ये कितना टाइम हम खींच पाएँगे, इसको नहीं खींच सकते। लेकिन आप देखिए उनके भी कितना करेंगे सर वो भी। अब आर्मी को भी पता है, आर्मी के भी लोग कहाँ से आते हैं सर? पब्लिक से ही आते हैं। बिल्कुल, तो ये अब है ही ऐसा सर, क्या कर सकते हैं इसका। बट देखिए आर्मी का क्या है, मैं आपको बताऊँ कि ये आर्मी ना सर कभी भी पलट सकती है। क्योंकि आर्मी को भी पता है कि अपना सर्वाइवल इनका उसके ऊपर ही है। तो ये अगर कहीं ज़्यादा इन्होंने खींचा और कहीं गड़बड़ होगी तो इनके सिर पे आके गिरेगा वो। तो इनको भी पता है। बट देखिए अभी इनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है। इनको लगता है कि भई दुनिया में कोई कुछ करेगा नहीं, इनको अभी सब कुछ एकदम ठीक है। तो ये खींच रहे हैं सर, और ये जो चीज़ें हो रही हैं बाय द वे, ये आर्मी के ही सेगमेंट्स हैं। बट मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ, जब आप आर्मी की बात करते हो सर, ये हमारी इंडियन आर्मी की तरह नहीं है कि भई एक स्ट्रक्चर है, एक डिसिप्लिन है, एक ये है, एक वो है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। क्योंकि जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से सर एक चिट्ठी भेजी गई थी आर्मी चीफ को कि साहब हम लोग नहीं मारेंगे आज के बाद। जब शेख हसीना का ये चक्कर चल रहा था, तो जूनियर ऑफिसर्स ने रिवोल्ट करा था वहाँ पर। और ये मैं आपको लोगों की बात बता रहा हूँ, जो हमारे फौजी लोग बांग्लादेश के अंदर स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज़ और जो वहाँ पर सर्व कर चुके हैं, वहाँ पर जूनियर ऑफिसर और जेसीओ से जनरल लोग डरते हैं कि यार ये तो यूनियन बना के बैठ जाएँगे हमारे अगेंस्ट में। क्योंकि सर कोई रियल थ्रेट नहीं है ना इनके ऊपर, तो डिसिप्लिन नाम की चीज़ है नहीं। तो ऐसे ही बस उल्टे-सीधे चलते रहते हैं सर। तो आर्मी चीफ तो अभी ही इज़ जस्ट राइडिंग द वेव। उसके पास अभी पूरी-पूरी पावर है। और मैं तो आपको बोलूँ सर, जिस दिन उसको दिखेगा कि साहब ये ठीक नहीं चल रहा, तो उसने अपने थोड़ा बहुत ऑफिसर को पकड़ के साइड करना है। अब साइड हो जाएगा तो फिर फँसेगा यूनुस जाके। तो ये तो सर बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है, और कब गिरेगा किसी को आइडिया नहीं है। इस चीज़ों के अंदर किसी को कुछ भी बोलना कि ये इस टाइम पे गिर सकता है, उस टाइम पे गिर सकता है, कि ये ऐसा कुछ होगा, बड़ा मुश्किल है सर। बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसा कुछ बोलना, बिकॉज़ कभी भी कोई भी चीज़ टेढ़ी हो सकती है यहाँ पर। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। और हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान समर्थक पहुँच गए, बुशरा बीवी से लेकर के तमाम, इमरान की बहन भी नेतृत्व कर रही हैं, आर-पार की बात की जा रही है। जब तक आसिम मुनीर हैं वहाँ पर आर्मी चीफ, तब तक इमरान खान के बाहर आने की कोई संभावना? सर ये बड़ा डेंजरस सा सवाल आपने पूछा है। देखिए क्योंकि चक्कर क्या है सर, अभी इस टाइम पे क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, इट्स अभी कहीं पे रुका नहीं है। और अभी तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये पीटीआई वालों को इस्लामाबाद में घुसने की एक नौबत मिलेगी। लेकिन घुस गए हैं सर ये लोग भी। अभी एकदम पूरी तरह से घुस गए हैं ये लोग। तो बड़ा अजीब-सा दिख रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं। अ, देखिए अगर बड़ा ही टेढ़ा-सा सिनेरियो है, क्योंकि देखिए ये जो आपका इमरान खान है, इसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है सर। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए। ठीक है? इसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, और वो इंटरनेशनल सपोर्ट यूज़ करके अपने आप को काफ़ी हद तक लॉबी कर रहा है वो। यहाँ तक कि अगर आप देखें, भारत के अगेंस्ट में भी कोई बड़े-बड़े स्टेटमेंट नहीं देता वो एक्चुअली एप्रिशिएट कर रहा है भारत को। जी वो हाँ, इसलिए एप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उसको पता है यार कल को अगर मेरे को कुछ करना पड़ा,
तो ये ना हो कि भाई भारत मेरे पीछे मेरे अगेंस्ट हो रखा है, ठीक है? तो वो अपनी तरफ से पूरी सेटिंग करके बैठा है। अब देखते हैं सर लोग कितना क्या है, पाकिस्तान में एक चक्कर है। चक्कर ये है सर, ये लोग जो है ना वहाँ पर वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा इनके अंदर एक ये चक्कर है कि साहब कभी भी ढीले पड़ जाएँगे, और वहाँ पर इन लोगों ने अभी तक तो गोली-गोली की कोई चली नहीं है सर। कल को अगर कोई गोली चल गई, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है सर। अभी तक तो थोड़ा जो बोलते हैं ना शांति में चल रहा है सब कुछ, जो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। लेकिन ये अभी थोड़ा डाइसी सिचुएशन है सर, किस तरह ये कहाँ आगे जाएगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। बट बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बड़ा ज़रूर बोलूँगा कि पाकिस्तान इस जगह पे जिस इस कदर पे खड़ा हुआ है आज, मैंने नहीं देखा सर कभी ऐसे। इस टाइम पे कश्मीर में आग लगी हुई है, बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, केपी में आग लगी हुई है, पारा-चिनार में शिया-सुन्नी के दंगे चल रहे हैं, जो बाय द वे ईरान बड़े गौर से देख रहा है उसको। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, सिंध वाले गुस्सा हो रखे हैं, क्यों? क्योंकि उनका पानी डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर। जो उनके थार वाला उनकी तरफ जो रेगिस्तान है, उसको वहाँ फसल उगाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंध वालों के पीछे चढ़ा हुआ है। इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को ऐसी जगह पे देखती है सर, जो मैंने कभी पहले नहीं देखा इनको। कभी नहीं देखा सर इस सिचुएशन में बैठा हुआ इनको, कि ये मतलब ऐसी इनकी हालत हो रखी है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और होने को तो सर कुछ भी हो सकता है, बट कहीं न कहीं देखिए, पाकिस्तान बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा नेशन है। बट ये जो 1 हफ्ता है सर, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, ये 1 हफ्ता पूरी तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेगा सर। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं आदि जी। मैं बड़ा और क्लियरली बोल रहा हूँ। जी, 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 जी। और कई बार लगता है कि पाकिस्तान अब बिखरा और फिर जो है चीज़ें सर्वाइव कर जाती हैं किसी तरीके से, क्योंकि शायद चाइना भी नहीं चाहता है कि ये टूटे बिखरे, सर और चाइना शायद का अमेरिका भी नहीं चाहता। जी। चाइना तो सर इस टाइम पे ऐसा है, बड़ा बुरी तरह फँसा हुआ है। चाइना को समझ में नहीं आ रहा मैं इस तरफ देखूँ कि उस तरफ देखूँ। क्योंकि चक्कर क्या है, चाइना भी ऐसी जगह पे वो बोलता है, यार मैं कहाँ फँस गया आके, मेरे को ना मैं बाहर निकल सकता हूँ, ना अंदर आ सकता हूँ। चक्कर क्या है सर, चाइना को इसने मतलब बोलते हैं ना, फँसा दिया एकदम बहुत बुरी तरह से। एकदम अब वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करेगा, तो नाक कटेगी, बैठेगा तो बंदे मरेंगे। तो ये तो हालत है चाइना की इस टाइम पे सर। कहाँ से करेगा कुछ चाइना? चाइना के पास इतना दम नहीं है कि वो आगे जाके कहीं पे कुछ लड़ सके। इसके पास बिल्कुल भी ये कैपेसिटी नहीं बची अभी। ना उसके पास इतने पैसे हैं कि चाइना आके पूरी तरह से अपना क्या बोलते हैं, वही पाकिस्तान को बोले भैया रहने दो, मैं देखता हूँ, मैं सीधा करूँगा सब कुछ। वो भी नहीं कर सकता सर ये लोग। तो देखिए, वो भी अब बोल तो रहा है कि भैया मेरे बंदे आने दो यहाँ पर, मेरे लोगों को यहाँ पर मतलब अटैक-वटैक करने दो, मेरे लोग देख लेंगे सब कुछ, ये वो एंड ऑल दैट। बट सर मैं ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा, मैं आपके शो पे भी बोलता हूँ, कि अगर चाइना अपनी आर्मी को लेके आएगा अपने बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गार्ड करेगा बेसिकली। सवाल एक ही बनता है, हू विल गार्ड द गार्ड्स? क्योंकि जितने चाइनीज़ अंदर आएँगे उतने ज़्यादा टारगेट और बनेंगे ना। तो अगर चाइनीज़ बिल्कुल। वहाँ पर ठुक रहे हैं, तो और चाइनीज़ लेके आना तो मतलब वो है। अब यहाँ पर अमेरिका का एक बड़ा क्लियर मोटिव है सर, कि अमेरिका को समझ में आया है, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी जर्नैल है ना, जो पंजाबी मुसलमान जर्नैल है, ये साला किसी का नहीं है। उसको ये पता ही है, ये पैसे-पूसे खाएगा, खंजर मेरी पीठ पे ठोकेगा। तो अभी उसको ये समझ में आ रहा है, यार मेरे को जो चाहिए पाकिस्तान से मैं ज़रा अलग करूँ, और वो है बलूचिस्तान। तो मेरी अगर नज़र रहेगी पाकिस्तान के ऊपर सर, ये जो कचरा चल रहा है नॉर्थ में, ये जो पंजाब-वंजाब में चल रहा है, मेरे को इतना उसके ऊपर वो नहीं है। मेरी 2 जगहों पे नज़र बड़ी क्लियर रहेगी। एक है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर अफ़गानिस्तान और ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, शिया-सुन्नी का, और दूसरा है बलूचिस्तान, जहाँ पर अमेरिका का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये इधर 2 भी जगह। बलूचिस्तान में काफ़ी लोग मारे गए। जी। और आप सही कह रहे हैं, चीन बहुत बुरी तरीके से फँसा हुआ, उसके इंजीनियर मारे जा रहे हैं, उसके अफ़सर जी, मारे जा रहे हैं। जी। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट उनकी आँख पूरी खुलती नहीं है, पर पूरी तरह आँख कब खुलेगी चीन की, ये देखने वाली बात होगी। सर ये खुलने नहीं वाली, बिकॉज़ चीन क्या बोलेगा सर? अब हट सकता है चीन वहाँ से, कि भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से? नहीं कर सकता सर, वो क्या करेगा? आई मीन उसको भी पता है भाई, कितना मैं अगर वो उठ के चले गए यहाँ से, चीन लेट्स से बोलता है भैया मैं चला यहाँ से, तो नाक कटेगी ना सर। जो इतना बड़ा उसने प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पर उसने बोला है भैया ये तो मेरा एकदम चैंपियन ऑफ द चैंपियन है, और ये तो क्या बोलता था वो,
क्या आसमान से ऊंचा, जमीन से क्या, पाताल से गहरा, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलता था, शहद से मीठा, और पता नहीं क्या क्या उल्टी चीजें बोलते थे ये लोग। वो सब तो गड्ढे में जाएगा ना। सही एट द है। एंड ऑफ इट, नाक की बात है सर, तो चाइना भी मेंटेन करेगा इस चीज को, कितना टाइम वो ये खेल खेल सकता है खेलेगा, बट लॉन्जिटिविटी नहीं है सर। तो मैं तो अभी बेट लगाने को देख रहा हूं कि भाई पहले कौन टूटेगा, पाकिस्तान की बांग्लादेश, क्योंकि दोनों ऐसी जगह पे आके खड़े हुए हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये कंट्रीज बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनके पास कुछ फ्यूचर नहीं है। बांग्लादेश की 60% बिजली आप काट चुके हो, ठीक है, तो 60% बिजली काटने के बाद क्या आप वो हाथ से ऐसे जनरेटर चला के फैक्ट्रियां चलाओगे, क्या करोगे? और ऊपर से पूरा रेडिकल इस्लाम फैला हुआ है वहां पर, तो इट्स राइप। इस पे बस हल्का सा हथौड़ा मारना है और ये कंट्रीज टूटेंगी। अभी मेरे को ऐसा दिखता है सर, मैं तो पहले सोचता था पाकिस्तान पहले टूटेगा, बट मेरे हिसाब से अभी बांग्लादेश के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो ये है सर सिनेरियो। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और थैंक यू सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर।